हेलो गाइस, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस यहाँ पर हम डेली की तरह अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे तथा इनके डिटेल के बारे में भी जानेंगे। तो गाइस आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। आपके पास चार ऑप्शन हैं: शक्तिकांत दास, ऑसबॉर्न स्मिथ, सुशील चंद्र एवं रघुराम राजन। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे, लेकिन ये एक अंग्रेज गवर्नर थे। यदि हम बात करें कि भारत के वो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे दोस्तों सीडी देशमुख। ये पहले भारतीय गवर्नर थे। प्रेजेंट टाइम पे कौन है, तो प्रेजेंट टाइम पे है शक्तिकांत दास। और ये है भारत के 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर। रघुराम राजन कौन है, तो रघुराम राजन गाइस 23वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे। और जो 24वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे वो हमारे उर्जित पटेल थे। सुशील चंद्र कौन है, सुशील चंद्र वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग है उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं सुशील चंद्र। ठीक है गाइस, बात करते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। किस कमेटी की सिफारिश पर, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। ये सारी बातें आप नोट कर लीजिएगा। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किस एक्ट के थ्रू हुई थी, तो 1934 के एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी। 1934 के एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी। तो गाइस यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, इसकी स्थापना किस एक्ट के थ्रू हुई थी, तो 1934 के एक्ट के थ्रू हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आज का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 129। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का दोस्तों मतलब क्या होता है कि जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय किसी केस में कोई निर्णय सुनाते हैं तो उनके निर्णय सुरक्षित रख लिए जाते हैं। वो सुरक्षित इसलिए रख लिए जाते हैं क्योंकि भविष्य में यदि ऐसा कोई केस आता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास आए या फिर अपने उच्च न्यायालय के पास आए, तो वो ऐसे केसों में ये देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे केस में क्या निर्णय दिया था। तो वो उन केस की सुनवाई को खोलेंगे, उस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था उसके आधार पर ही उच्च न्यायालय अपने फैसलों की सुनवाई करेगा। तो दोस्तों ये चीज़ ये रहती है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को एक गाइडलाइन प्रदान करता है कि यदि ऐसे केस आते हैं तो इसमें हमने ये निर्णय दिया था, तो आपको जो निर्णय देना है वो इसी के तहत देना है। तो ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की जाती है। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आर्टिकल 343 की। तो आर्टिकल 343 में राजभाषा के बारे में बात की गई है कि राजभाषा की जो देश की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी तथा देश की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि होगी। आर्टिकल 226 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 226 में दिया गया है उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति, हाईकोर्ट के द्वारा रिट जारी करने की शक्तियां, जो कि सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 में दी गई है। अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 52 में ये बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल है। तो दोस्तों इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से मौलाना आजाद की पुस्तक कौन सी है? इंडिया विंस फ्रीडम, अ ट्रेन टू पाकिस्तान, विंग्स ऑफ फायर, वॉइस ऑफ डिसेंट। दोस्तों बहुत अच्छी किताबें हैं ये, इनको अपन को याद रखना है, पेपर में आएंगी। तो मौलाना आज़ाद की जो पुस्तक है वो है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो मौलाना आज़ाद की पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है अ ट्रेन टू पाकिस्तान, ये हमारे खुशवंत सिंह की है। खुशवंत सिंह, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। खुशवंत सिंह की ये पुस्तक है। अगली है विंग्स ऑफ फायर, ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की ये पुस्तक है। एपीजे
अब्दुल कलाम की ये पुस्तक है, ये वाली बात भी आपको ध्यान रखना है। और अगला है हमारा वॉइस ऑफ डिसेंट, और ये है हमारी रोमिला थापर की, रोमिला थापर की ये पुस्तक है, रोमिला थापर की ये पुस्तक है वॉइस ऑफ डिसेंट। तो वॉइस ऑफ डिसेंट हमारी रोमिला थापर की है, विंग्स ऑफ फायर हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की है, अ ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है, और इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना आज़ाद की पुस्तक है। तो गाइस ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्रिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? सत्रिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, गुजरात, उत्तराखंड, असम या फिर मणिपुर। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नृत्य है। ये असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये असम का एक शास्त्रीय नृत्य है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है और बेहद ज़्यादा आजकल पेपर में पूछा जा रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन की खोज किसने की? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, फेराडे, फंक, इवानोवस्की या फिर लुई पाश्चर। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा फंक। फंक ने विटामिन की खोज की है, ये बात आपको याद रखना है। बात करें फेराडे ने, तो फेराडे ने डायनेमो की खोज की थी। डायनेमो की खोज किसने की थी? फेराडे ने की थी। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत का किसने दिया है? तो वो भी फेराडे ने दिया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो फेराडे ने दिया है। तथा डायनेमो की खोज किसने की? तो वो भी फेराडे ने की। बात करें इवानोवस्की, तो इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की, विषाणु की खोज। और सबसे पहले किसमें विषाणु खोजा इसने? तो तंबाकू में खोजा। किसमें? तंबाकू में सबसे पहले इसने विषाणु खोला। जो तंबाकू में जो मौजिक रोग होता है उसके बारे में इवानोवस्की ने खोज की थी। बात करें लुई पाश्चर के बारे में, तो रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज जो की थी, जो कुत्ते के काटने से होता है, तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने की थी। तो गाइस ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, ये आईएमपी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 13 फरवरी या फिर 8 मार्च। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 13 फरवरी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजनी नायडू की याद में, सरोजनी नायडू की याद में। ठीक है गाइस। 8 मार्च को जो मनाया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को जो मनाया जाता है वो बाल दिवस मनाया जाता है, चाचा नेहरू की याद में बाल दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारा शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्ण की याद में। तो गाइस ये सारी बातें आपको याद रखना है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस, 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के जन्म पर राष्ट्रीय महिला दिवस तथा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, वॉशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। WHO के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है और प्रेजेंट टाइम पर WHO के जो महानिदेशक हैं वो हैं हमारे डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस जो हैं वो WHO के महानिदेशक हैं। यदि हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में, तो WHO की जो कार्यकारी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उसमें हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है। तो WHO की कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है। इसमें सदस्य कितने हैं? तो 194 इसमें सदस्य हैं। तो ये सारी बातें आपको WHO के बारे में याद रखनी है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जेनर मतलब एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, विलियम हार्वे या फिर लुई पाश्चर। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। मैंने आपको बताया
रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। और रेबीज कैसे होता है? तो कुत्ते के काटने से हमारा रेबीज होता है। गाइस यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन हो, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो पे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, लॉर्ड बेविल, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम पे भारत का वायसराय था। और उस टाइम पे भारत का सचिव कौन था? तो मॉन्टेग्यू भारत का उस टाइम पे सचिव था। मॉन्टेग्यू उस टाइम पे भारत का क्या था? सचिव था। सचिव था। ठीक है गाइस। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? गाइस जो रॉलेट एक्ट था, जो 1919 में जो सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया था, तो उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में पड़ता है, वहाँ पर एक आम जनसभा इकट्ठी हुई थी। लेकिन वहाँ पर जो हमारा जनरल डायर था उसने बिना इजाज़त के उसको पुलिस की तौहीन मानकर, मतलब सरकारी काम में अड़ंगा डालने के उपलक्ष्य में वहाँ पर भीड़ पर गोलियां चलवा दी। तो इसके कारण एक बेहद बेहद नरसंहार हुआ, जिसका जिक्र आज भी किया जाता है। तो गाइस जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये सारी बातें दोस्तों अपन को याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, मौर्य, शाक्य, कुरु, ज्ञातिका। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा शाक्य वंश। ये शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध, क्योंकि इनके पिताजी जो शाक्य वंश के, जो कपिल वस्तु के शाक्य वंश के मुखिया थे, उनका नाम था शुद्धोधन। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम था महामाया या फिर माया देवी। माया देवी इनकी माता का नाम था। तो दोस्तों इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम माया देवी था, और इस कारण ये शाक्य वंश से संबंधित हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। तो गाइस यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली की तरह आपके लिए एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट लाए जाएंगे और आगे भी इसके लिए कुछ नया इनोवेशन किया जाएगा। तो गाइस यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।